हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और धीरे धीरे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। हमने पहले आपको बताया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है, तो आप तैयारी करते रहिए, रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए, हम कल आपको क्रिया के बारे में पढ़ाए थे, क्रिया में कुछ धातु का भी अध्ययन कराए थे, और आज हम टॉपिक ही लेकर के आए हैं धातु। और धातु में जितना दिया हुआ है, धातु में जितना दिया हुआ है उसके पार्ट्स ऑफ और यानी उसके भेद सभी के बारे में हमको पढ़ना है, और बहुत अच्छे ही तरह से पढ़ना है। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है धातु। धातु क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी ये धातु है, धातु के बारे में हमको पढ़ना है। कल इसके बारे में हमने कुछ अध्ययन आपको कराया था कि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं, यानी जो क्रिया होता है, क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। कल का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आज के वीडियो के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कल ऐसा वीडियो बना था कि आप देखेंगे तो बोलेंगे सर हर एक लाइन हमको समझ में आ गया है। वो आप कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। ऐसा ही वीडियो हम टॉपिक वाइज लेकर के आते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी लाइन में समस्या ना हो और आप आसानी से समझ सके और एग्जाम में बैठे तो वह टॉपिक मिल जाए। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे जा हो गया, घर हो गया, फिर पा हो गया। अब उसमें नाम मिला देंगे, पाना हो गया, खोना हो गया, जाना हो गया, ये सारे चीज मिलते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हमने धातु के बारे में कल भी पढ़ाए हैं। तो जिस रूप से यानी जिस मूल रूप से क्या बनाया जाता है? क्रिया बनाया जाता है। जिस मूल रूप से क्रिया बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यह क्रिया का एक ही रूप होता है। यह जो क्रिया का क्या होता है? एक ही रूप होता है। धातु क्रिया का मूल रूप कहते हैं, यानी धातु को हम क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप कहते हैं। यहाँ देखिए दिया है, धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे बोल हो गया, पढ़ हो गया, घूम हो गया, लिख हो गया, गा हो गया, जा हो गया, खा हो गया, बोल हो गया, रो हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो धातु के रूप में प्रयोग होते हैं, और उसमें ना प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो वो आपकी क्रिया बन जाता है। तो जैसे दिया है, बोल में ना जोड़ देंगे बोलना हो जाएगा, पढ़ में ना बोल जोड़ देंगे पढ़ना हो जाएगा। तो ना आपका क्या है? ना ये जो आपका है ये है आपका प्रत्यय। यह क्या है? प्रत्यय। यहाँ ना प्रत्यय जब जुड़ जा रहा है तो घूम में ना जुड़ा तो घूमना हो गया, लिख में ना जुड़ा लिखना हो गया, गा में ना जुड़ा गाना हो गया, जा में ना जुड़ा जाना हो गया, खा में ना जुड़ा खाना हो गया, बोल में ना जुड़ा बोलना हो गया। ये आपके क्या है? यही आपके प्रत्यय हैं। ना जब जुड़ गया तो ये प्रत्यय बन गया। तो ना आपका क्या है? प्रत्यय है। बाकी जब इसमें हम ना जुड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? क्रिया बन जा रहा है। जब हम ना जुड़ दे रहे हैं क्या बन रहा है? क्रिया बन जा रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से धातु समझ में आ गया और धातु क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। यानी क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे धातु के भेद। हमने धातु के ये चारों भेदों के बारे में हमने कल बताया था। कल की वीडियो आप देखेंगे तो ये सारा चीज हम आपको हल्के में बताए थे, लेकिन आज हम इसमें गहन अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमको टॉपिक क्लियर भी करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना भी है आपको, ताकि किसी प्रकार के एग्जाम में समस्या ना हो आपको, और हर पॉइंट आपको अच्छे तरह से समझ में आए और डीप में समझ में आए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़कर खत्म कर देना है, हमको उसको डीप में जाना है। क्यों है, कैसे है, क्यों है, ये जानकारी हमको लेना है। तो धातु के भेद के बारे में हमने आपको बताया था। तो धातु के मूल रूप से आपके दो भेद होते हैं, मूल धातु और सामान्य धातु। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसमें दो और जोड़ दिया गया, एक व्युत्पन्न धातु हो गया, दूसरा यौगिक धातु हो गया। तो हमें इन चारों धातु के बारे में आज हमको पढ़ना है। जो चार धातु होते हैं वो चार धातुओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मूल धातु, यानी धातु के चार भेद।
पहला मूल धातु, दूसरा सामान्य धातु, तीसरा व्युत्पन्न धातु और चौथा यौगिक धातु। यानी इन सभी के बारे में हमको आज पूरा विस्तृत पढ़ना है डिफिनेशन के साथ, अर्थात परिभाषा के साथ। तो आइए पहला नंबर हम पढ़ते हैं। पहला नंबर दिया है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है। जो मूल धातु होती है वो किसी पर आश्रित नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से होती है। जो मूल धातु होती है वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, वह स्वतंत्र होती है, उसे ही हम मूल धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे खा हो गया, पढ़ हो गया, लिख हो गया, रो हो गया, गा हो गया, जा हो गया, ये सब क्या है? ये मूल धातु है, लेकिन ये दूसरे पर आश्रित नहीं है। ये क्या है? दूसरे पर आश्रित नहीं है। जो धातु दूसरे पर आश्रित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल धातु। तो यहाँ देखेंगे खा, पढ़, लिख, रो, गा, जा, ये क्या है? ये आपके मूल धातु हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर जो दिया हुआ है सामान्य धातु। सामान्य धातु क्या होता है? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? सामान्य धातु कहते हैं। तो इसी से बना हुआ है, यानी धातु से ही बना हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम? ना प्रत्यय जब जोड़कर तैयार करते हैं तो क्या बन जाता है? आपका सामान्य धातु बनता है। जब ना प्रत्यय हम किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सामान्य धातु बन जाता है। जब हम उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सामान्य धातु बन जाता है। अब सामान्य धातु क्या होता है? अब देखेंगे ना प्रत्यय, सोना में ना प्रत्यय जुड़ गया, पढ़ना में ना प्रत्यय जुड़ गया, लिखना में ना प्रत्यय जुड़ गया, जाना में ना प्रत्यय जुड़ गया, आना में ना प्रत्यय जुड़ गया, रोना में ना प्रत्यय जुड़ गया, गाना में ना प्रत्यय जुड़ गया। उसके बाद देखेंगे खाना में ना प्रत्यय जुड़ गया, देखना में ना प्रत्यय जुड़ गया, हंसना में ना प्रत्यय जुड़ गया। ये क्या है? यही आपका क्या है? इसी को बोलते हैं सामान्य धातु। सामान्य धातु में ना प्रत्यय जुड़ता है, यह आप हमेशा याद रखेंगे। सामान्य धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है जो क्रिया का रूप बन जाता है। आगे देखेंगे व्युत्पन्न धातु। अब व्युत्पन्न धातु क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दिया है सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कार्य से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न धातु कहते हैं। यानी जैसे सामान्य धातु बनता है वैसे ही आपका व्युत्पन्न धातु भी बनता है। जैसे उसमें ना प्रत्यय लगाते हैं और इसमें भी हम कोई और प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। यानी जो सामान्य धातु होता है उसमें ना प्रत्यय जोड़ करके हम बनाते हैं, और जो आपका व्युत्पन्न धातु होता है उसमें हम और कोई प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं। तो सेम उसी तरह कार्य करता है जैसे कि आपका सामान्य धातु कार्य करता है, वैसे ही आपका व्युत्पन्न धातु भी काम करता है। जैसे देखेंगे पढ़, पढ़ आपका क्या है? ये आपका क्या है? मूल धातु है। इसमें वाना जोड़ दिया गया, पढ़वाना हो गया। अब देखेंगे कट, कट में क्या जोड़ दिया गया? कट में जोड़ दिया गया वाना, कटवाना हो गया। उसी प्रकार देखेंगे दिल, दिल में वाना जोड़ दिया गया, दिलवाना हो गया। उसी प्रकार देखेंगे सुल, सुल में आपका वाना जोड़ दिया गया, सुल में वाना जोड़ दिया गया, क्या हो गया? सुलवाना हो गया। उसी में लिख में वाना जोड़ दिया गया, लिख में वाना जोड़ दिया गया तो लिखवाना हो गया। बुल में वाना जोड़ दिया गया, बुलवाना हो गया, बुल में वाना जोड़ दिया गया, बुलवाना हो गया। खिल में वाना जोड़ दिया गया, खिलवाना हो गया, खिलवाना हो गया। तो आप देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये अब क्या है? ये सभी आपके क्या है? मूल धातु हैं। ये है मूल धातु और ये है प्रत्यय। ये क्या है? प्रत्यय। यानी इसमें वाना वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ है और वाना वाना प्रत्यय जोड़ करके आपको बना हुआ है व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न धातु जब बनाते हैं तो उसमें वाना प्रत्यय जुड़ता है। जब व्युत्पन्न धातु बनाएंगे तो उसमें क्या जुड़ेगा? वाना प्रत्यय जुड़ेगा। और बहुत अच्छी पहचान होती है अगर वाना प्रत्यय अगर आपको व्युत्पन्न धातु की पहचान करना है, अगर आपको व्युत्पन्न धातु की पहचान करना है तब आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जिसमें वाना प्रत्यय जुड़ा होगा वही आपका व्युत्पन्न धातु होता है। अगर आपको सामान्य धातु की पहचान करना है तो उसमें ना जुड़ा होगा, वह आपका सामान्य धातु होता है। और क्रिया का जो मूल रूप होता है वही आपका मूल धातु होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्लाइड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या अब भी होती है तो आप वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए। उसके बाद नहीं समझ में आता पुनः कमेंट कीजिए, आपको तुरंत उसका उत्तर दिया जाएगा, तुरंत आपका सोल्यूशन हम बताएंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
वही एक मोटिवेशन हमारे लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक मेहनत करके नई नई वीडियो आपके लिए डालते हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आइए हम अगली वीडियो में चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। हम जो भी स्लाइड पढ़ा रहे हैं, कल आपको हल्का सा यह ज्ञान कराए थे, हल्का सा अध्ययन कराए थे, ताकि इसके बारे में कल डीप में पढ़ा जाए। और जब आप हल्का सा पढ़े रहेंगे तो आप किताबों में भी एक बार देख लेंगे, उसके बाद जब यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए तो और बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। तो आइए अब हम 4 नंबर में देखते हैं यौगिक, यानी यौगिक जो धातु होती है। अभी हमने 3 धातुओं के बारे में पढ़ा, चौथी धातु आपकी क्या है? यौगिक धातु। यानी याद दिया, यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जो यौगिक धातु होता है उसमें प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है, यानी उसमें कोई भी प्रत्यय जुड़ जाता है, उससे जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, पढ़ना से क्या बन गया? पढ़ बन गया, तो ये आपका क्या है? यौगिक धातु है। लिखना से क्या बन गया? लिखा बन गया। बोलना से क्या बन गया? बोलना से बन गया बोला। खाना से क्या बन गया? खिलाई। तो ये सब क्या है? ये आपके क्या है? यौगिक धातु है। यौगिक धातु की पहचान है क्या? कि उसमें वह कोई भी प्रत्यय जुड़ जाएगा और जिससे वह यौगिक धातु बन जाएगा। अब आप कहेंगे अकर्मक के बारे में हमने कल पढ़ाया था और आज क्यों पढ़ा रहे हैं, सकर्मक के बारे में कल पढ़ाया था आज क्यों पढ़ा रहे हैं, और द्विकर्मक के बारे में भी कल पढ़ाए थे आज क्यों पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट, कल हमने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आपको उसका अध्ययन हो जाए, उसको पढ़ें आप। अब हमने इसको पूरा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना, और पीसीएस से लेकर किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो इसमें से प्रश्न आपको मिल जाए। तो आइए अब हम इसको आगे पूरा इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ और ट्रिक के साथ कैसे पहचान करते हैं। तो यहाँ देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं होगा। जो अकर्मक होता है अकर्मक, अकर्मक मतलब निगेटिव, और अकर्मक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कर्म होगा ही नहीं, यानी अकर्मक होगा, यानी अधन कर्मक। तो आप देखेंगे अ जब किसी में लग जाता है अ, तो क्या हो जाता है? वह निगेटिव में चला जाता है। तो आप देखेंगे अकर्मक में कर्म नहीं होता है, यह सबसे पहला पहचान होता है कि अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता न पड़े उससे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी उसमें कर्म होगा ही नहीं, उस वाक्य में कर्म होगा ही नहीं, वही आपका होता है अकर्मक क्रिया। अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्ता पड़ता है, यानी इन क्रिया का जो असर होता है वो सीधे कर्ता पर पड़ जाता है। इन क्रिया का जो असर होता है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो कर्ता पर भी देखेंगे, यहाँ दिया है उदाहरण में पक्षी उड़ता है, तो पक्षी ही आपका क्या है? कर्ता हो गया। इसमें आपका ये क्रिया हो गया। तो पक्षी उड़ता है, तो पक्षी आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। जब ये कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? इसी पे पड़ गया। उसके बाद देखेंगे बच्चा रोता है, बच्चा क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। रोता आपका क्या है? ये क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। तो आप देखेंगे रोता का प्रभाव किस पर पड़ रहा? कर्ता पड़ रहा, कर्ता आपका बच्चा है। राधा नाचती है, यहाँ राधा क्या है? ये आपका कर्ता हो गया। नाचती है क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। तो नाचती है का असर किस पर पड़ गया? राधा पड़ गया, तो राधा नाचती है। तो आप देख रहे हैं इनमें क्रियाओं का जो असर होता है किस पर पड़ता है? कर्ता पर। यहाँ उड़ता क्रिया है तो कर्ता पर असर हो रहा है, यहाँ रोता क्रिया है तो कर्ता यानी बच्चा पर असर हो रहा है, यहाँ नाचती क्रिया है तो राधा पर यानी कर्ता पर असर हो रहा है। तो इसमें क्रिया का जो असर होता है वो कर्ता पड़ता है। यही पहचान है आपकी अकर्मक की। अकर्मक का ट्रिक होता है कि जिसमें क्रिया कर्म ना हो वही अकर्मक होता है, जिसमें कर्म ना हो वही अकर्मक होता है, और क्रिया का असर करता पड़ता है, क्रिया का असर करता पड़ता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक। सकर्मक मतलब होता है पॉजिटिव। सकर्मक मतलब पॉजिटिव, यानी इसमें कर्म के साथ होगा, इसमें कर्म होगा। सकर्मक में कर्म होगा, अकर्मक में कर्म नहीं होगा, सकर्मक में कर्म होगा। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वे क्रिया जिनको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है, उससे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, यानी इन क्रिया पर, यानी सकर्मक में क्रिया का जो असर होता है सीधा कर्म पर पड़ता है। आप देखेंगे लड़का पढ़ रहा है, तो ये आप क्या है? ये सकर्मक नहीं है। अभी अब सकर्मक बनाना है, क्या बनेगा? लड़का किताब पढ़ रहा है,
तो लड़का किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या है आपका किताब, किताब आपका क्या है कर्म है, वह आपका किताब पढ़, लड़का जो किताब पढ़ रहा है। राधा नाच रही है, राधा क्या है कर्म है, क्योंकि राधा नाचने का काम कर रही है। मोहन खाना बना रहा है, मोहन क्या बना रहा है, मोहन खाना बना रहा है, तो खाना, यहाँ खाना आपको क्या हो गया, ये कर्म हो गया। तो जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें जो क्या होता है, उसमें कर्म होता है, और उसका प्रभाव भी किस पे पड़ता है, कर्म पर ही पड़ता है, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक में उसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पड़ता है, और सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कर्म पर पड़ रहा है, जहां जहां कर्म है वहां पड़ रहा है। लास्ट में तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस वाक्य में दो कर्म आए, जिस वाक्य में दो कर्म आए वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ दिया है, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। और इसकी एक और पहचान होता है, पहला जो कर्म होगा, पहला कर्म जो होगा वह आपका प्राणीवाचक होगा, और दूसरा कर्म जो होगा वह क्या होगा, निर्जीव होगा। पहला जो कर्म होगा वह आपका पहला, यानी पहला कर्म क्या होगा, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। और दूसरा कर्म जो होगा वह होगा क्या, निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। यानी पहला कर्म जो होगा वह प्राणीवाचक होगा, ये इसके लिए है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, मैंने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ देखिए दो कर्म है, कौन कौन कर्म है, एक श्याम कर्म है और दूसरा पुस्तक कर्म है। तो पहला क्या हो गया, ये प्राणीवाचक हो गया, दूसरा क्या हो गया, निर्जीव हो गया। फिर यहाँ देखेंगे, इसमें क्या दिया, सीता ने राधा को रुपए दिए, तो यहाँ राधा कर्म हो गया और रुपया कर्म हो गया। यहाँ देखेंगे ये प्राणीवाचक हो गया और ये रुपये आपका क्या हो गया, ये निर्जीव हो गया। तो आप देख रहे हैं, पहला जो है सदैव, ये एक ट्रिक है इसका, द्विकर्मक का एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें दो कर्म होते हैं, पहला प्राणीवाचक होता है और दूसरा निर्जीव होता है। पहला प्राणीवाचक होता है, दूसरा निर्जीव होता है। यही इसकी पहचान होती है, द्विकर्मक की यही पहचान होती है, पहला प्राणीवाचक दूसरा निर्जीव होता है। तो कल मैं इसके बारे में भी कल बताया था, जिक्र किया था, लेकिन आज पूरा हम डिफाइन करके बता दिए, पूरा विस्तार पूर्वक बता दिए, टॉपिक क्लियर हो रहा है। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार नहीं समझ में आ रहा, दो बार आप वीडियो को देखें, 3 बार देखें, जब नहीं समझ में आए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो